वोट चोरी के मुद्दे पर हाइड्रोजन बम, परमाणु बम और फलाना ठिकाना बम फोड़ने वाले राहुल गांधी को जब संविधान में लिखे गए आर्टिकल बताए गए तो वे इस तरह से संसद छोड़कर भाग गए। सवाल है क्यों? वोट चोरी पर आपको चुनाव आयोग नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना, सबूत नहीं देने, संसद में संविधान में बड़े तथ्य नहीं सुनने, फिर वोट चोरी का नैरेटिव क्यों चला रहे हैं आप? विदेशी आकाओं के इशारों पर, जैसा कि रशीद किदवई ने अपने लेख में बताया है कि अमेरिका में आपके लोग आपको बताते हैं कि चुनाव में कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप चुनाव आयोग को संदिग्ध करने के लिए, लोकतंत्र को संदिग्ध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की 1 घंटा 32 मिनट और कुछ सेकंड की पूरी स्पीच मैंने सुनी और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें, जिससे कि समझ सकें कि कैसे विपक्षी दल और विशेष तौर पर कांग्रेसी शहजादे एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ फर्जी नैरेटिव फैलाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में 3 मुख्य सवाल उठाए थे। उन तीनों सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। पहला सवाल था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई को क्यों हटाया गया। देखिए शाह ने इस पर क्या कहा। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। माननीय सभी सदस्य ध्यान से मुझे सुने, 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी प्रकार से हुए। अब 2003 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन जारी करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। नहीं, मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर। फिर 89 से 91, जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर, 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव, और 8, 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी। कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया। चुनाव चोरी कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। मान्यवर, ये 50 से लेकर 2023 तक कोई कानून नहीं। बाद में 2023 में एक अनूप वरणवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझाव ही था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर, अगर आप सहमत है तो जब तक कानून नहीं बनता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने हाँ बोला सर, और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी। ये कह रहे हैं हमारा तो 33% ही हिस्सा है। भाई 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होनी थी। अडवाणी जी ने सुझाव दिया लिखकर कि एक प्रणाली बना जाए, नहीं बनाया और BS संपत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद में भी एक व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है। नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया।
जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर सुने नहीं, हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए। और भाई जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप 1 होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं, 140 करोड़ की जनता तय करती है। कौन 66 होगा, कौन 33? यहाँ कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं। वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे, मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर ये क्या सवाल उठाते, और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। देखा आपने, गृह मंत्री एकदम साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि 55-60 साल की कांग्रेस की सरकारों में प्रधानमंत्री अकेले चुनाव आयोग चुन लेते थे, अब एलओपी को हमने शामिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। ये भी बताते हैं कि सीजीआई को पैनल में रखने का प्रावधान अस्थायी था, जो कि कोर्ट ने ही करने को कहा था। इसका अर्थ यह है कि सीजीआई को हटाने का कोई सवाल था ही नहीं और है ही नहीं। राहुल गांधी का दूसरा सवाल था कि सीसीटीवी 45 दिन में क्यों डिलीट कर दिया जाता है। देखिए इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। मान्यवर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सबकी, मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते हैं जो भ्रम से दे दिया। मान्यवर ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। मान्यवर उन्होंने कहा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया, तब स्पष्ट चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन? कि चुनाव सीज होने के बाद कोई पुनः मतदान की अर्जी करता है कि भाई ये मतदान मथक में चुनाव ठीक नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। पहले मौखिक करता था, टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी फुटेज स्वीकार कर लिया। अब ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है मान्यवर। फिर भी चुनाव आयोग का जो निर्णय मैं बताता हूं, उन्होंने कहा सामान्य जनता को एक्सेस होना चाहिए। रूल्स बनाया गया है, सामान्य व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज उच्च न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर ऑर्डर करा सकता है। अब ये कहेंगे 45 दिन में जजमेंट नहीं आएगा, मगर उच्च न्यायालय इतना ऑर्डर कर सकता है कि ये सीसीटीवी फुटेज आप डिस्ट्रॉय मत करना। मान्यवर, राजनीतिक दलों को एक्सेस देने का उन्होंने प्रावधान करा है, तो वो चुनाव को चैलेंज करे राजनीतिक दल 45 दिन के अंदर। ऑटोमेटिक जो चुनाव चैलेंज होता है मान्यवर, उसका सीसीटीवी फुटेज नियमों से हम चुनाव आयोग रिजर्व कर देते हैं। मान्यवर ये प्रक्रिया कुछ पढ़ते नहीं। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंटों को एक्सेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल एजेंट भी मान्यवर हाईकोर्ट से इसको प्राप्त कर सकता है। अब करते कुछ नहीं, एक भी ना हाईकोर्ट में अर्जी करी ना चुनाव आयोग में करी, और सीसीटीवी फुटेज का बहाना लेकर बोलने लगे। अब इतने लाखों बूथों का सीसीटीवी फुटेज हर नागरिक मांगने लगा कोई कारण के बगैर, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग दे सके? किस प्रकार से दे सकते हैं? यहां हुआ क्या है, सब प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। उनको लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है भैया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हो जिन मुद्दों का, इसकी लीक कर अर्जी दे दो, टपक से मिल जाएगी सारी
मगर अर्जी नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं, वो चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। मान्यवर ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को आप धूमिल नहीं कर सकते और सबने सीखना चाहिए और भाषण ढंग से तैयार करने का भी सीखना चाहिए। देखा आपने, शाह ने बताया कि नेहरू के टाइम पर कानून बना था कि 45 दिन बाद चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब 45 दिन बाद डिस्प्यूट का कोई प्रावधान है ही नहीं। जब डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता फिर 45 दिन के बाद सीसीटीवी रखने का क्या औचित्य है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी दल को चुनाव पर आपत्ति है तो 45 दिन तक कभी भी सीसीटीवी लेकर जांच कर सकता है, जो कि राहुल गांधी को नहीं करना है, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने से हारने से शायद कोई वास्ता नहीं है। उनका असली मुद्दा तो चुनाव को, चुनाव आयोग को, लोकतंत्र को संदिग्ध बनाना है। खैर, राहुल गांधी का तीसरा सवाल यह था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कानून बनाकर सरकार ने इम्यूनिटी क्यों दी है। देखिए इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया। एक उन्होंने कहा सीईसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी है। मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। मान्यवर, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरेखित किया है। मान्यवर, इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को भीख भी नहीं करते। देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पहले के कानून में ही ईसीआई के अधिकारियों को इम्यूनिटी प्राप्त है, पहले से ये प्रावधान है, नया कानून नहीं बनाया गया। मतलब ये कि राहुल गांधी का ये सवाल भी पूरी तरह से फर्जी है। दोस्तों, कांग्रेस लंबे समय से इन 3 सवालों को लेकर विरोध करती रही है और तीनों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के आर्टिकल पढ़कर, कानून की धाराएं पढ़कर दिया। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी किसी बालक की तरह बार बार खड़े होकर कह रहे थे कि पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें साफ कर दिया कि मेरी स्पीच का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं। कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरा बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में एक और सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि देश की यूनिवर्सिटीज में आरएसएस की विचारधारा के लोगों को रखा जा रहा है। गृह मंत्री ने इसका क्या जवाब दिया, जरूर देखिए। कि आरएसएस की विचारधारा वालों को रखते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या, देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते, हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, किसी से हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मानिए। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि आरएसएस की विचारधारा के लोग इन पदों पर भर्ती नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा से हैं, गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा से हैं। गृह मंत्री ने अपनी स्पीच के दौरान यह भी बताया कि देश में कब कब सही मायनों में वोट चोरी हुई है। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, गृह मंत्री ने बताया कि पहली वोट चोरी तब हुई जब पटेल को ज्यादा वोट मिलने के बाद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब देखिए दूसरी वोट चोरी कब हुई। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दिया। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की, जब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गलत तरीके से इंदिरा गांधी ने रायबरेली का चुनाव जीता था। कोर्ट का फैसला आने के बाद कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो पूरा एक इतिहास है। अब देखिए कि तीसरी बार वोट चोरी कब हुई। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। तो तीसरी वोट चोरी यह है कि कोई नागरिक बाद में बने और मतदाता पहले बन जाए, जैसा कि सोनिया गांधी के बारे में केस कोर्ट में पहुंच जाए। तो ये 3 तरह की वोट चोरी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी स्पीच में बताई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ईवीएम कांग्रेस सरकार लेकर आई और ईवीएम से हुए पहले 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, और अब जब हारने लगे तो ईवीएम को दोष दे रहे हैं। ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ, लाए राजीव गांधी वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साधी। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू करती। मान्यवर, ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। मजे की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी का जिक्र किया, राजीव गांधी का भी जिक्र किया, लेकिन तब विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी सदन में बैठे रहे। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों का जिक्र किया तो वे सदन छोड़कर भाग गए। सवाल है क्यों? जब आप लंबे समय से वोट चोरी पर हंगामा कर रहे हैं, वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, तो फिर अब तथ्य सुनते ही क्यों नहीं? मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम जो कहें वही सही। इससे सवाल ये भी है कि ऐसे शहजादे कब तक भागेंगे? चुनाव हार जाओ तो जिम्मेदारी लेने से भाग जाओ और दोष चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, दूसरे नेताओं पर डाल दो। सदन में स्पीच घटिया देकर आओ और फिर बिल स्पीच राइटर पर फाड़ दो। मीडिया सवाल पूछे तो मीडिया का बॉयकॉट कर दो, गोदी मीडिया कह दो। जज अगर कोई ऐसा फैसला दे दे जो तुम्हें पसंद ना हो तो जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आओ। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन सवाल सिर्फ नाचने का नहीं है। राहुल गांधी नाचना तो जानते हैं, लेकिन ये और बात है, जैसा कि कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में आता है कि वो किसी और के इशारों पर नाचते हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि जैसा कि रशीद किदवई भी कहते हैं कि विदेशी आकाओं के इशारों पर नाच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये इस तरह से कब तक नाचते हैं। एक बात और याद रखिए, गृह मंत्री सदन में जब बोल रहे थे तब उनकी तबीयत सही नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 102 डिग्री बुखार था। अब आप समझिए कि संवैधानिक प्रतिबद्धता किसे कहते हैं। तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने 1.5 घंटे स्पीच दी, और जब ये नेता सदन से चले गए, कांग्रेस के नेता, उसके बाद भी वे अपनी स्पीच उन्होंने जारी रखी। खैर, गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।